मैं दिवाकर वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं प्रगति अकेडमी के YouTube चैनल पर। आज हम एक नए विषय को भी शुरुआत कर रहे हैं अपने वीडियो के माध्यम से। जैसा कि आप सबके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, ये सौरमंडल यानी भूगोल के विषय में है। तो आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हमारा जो सौरमंडल है वो है मिल्की वे मंदाकिनी यानी गैलेक्सी जो हमारी है, जिसमें हमारा सौरमंडल उपस्थित है, उसकी बात करेंगे। शुरुआत से देखते हैं कि आखिर ये हमारा जो सौरमंडल है, आखिर हमारा ये जो सौरमंडल है ये बना कैसे। अगर हम लोग बात करें तो देखिए, जो थ्योरीज है वो ये कहती हैं कि ब्रह्मांड में पहले कुछ नहीं था, शून्य से एक महाविस्फोट के माध्यम से एक महाविस्फोट हुआ और संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, जिसमें कण ग्रह पिंड ये सब एक साथ तारे वगैरह ये सब बनके तैयार हो गए। एक थ्योरी और है वो जो ये कहती है कि सूर्य एक तारा है और इस तारे के बगल से कोई बड़ा पिंड तेज गति से निकला, जिसके कारण सूर्य की सतह से छोटे छोटे आकार के उसका जो पदार्थ जो उसमें उपस्थित थे सूर्य में, वो निकल कर बाहर आ गए और छितरा गए और अंतरिक्ष में छितरा गए। ठीक, जिसके कारण सूर्य के साथ इन सौरमंडल के जो ग्रह हैं, इन ग्रहों का या उपग्रहों का निर्माण हुआ है। अभी हम लोग विधिवत इस चीज को देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग इस बात को यहां से शुरू करते हैं। सौरमंडल, सोलर सिस्टम और सूर्य एक तारा है और पूरे ब्रह्मांड में असंख्य तारे, कुछ सूर्य से बड़े हैं, कुछ सूर्य से छोटे हैं, कुछ सूर्य से बड़े, कुछ सूर्य से छोटे, ऐसे असंख्य तारे ब्रह्मांड में उपस्थित है। हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, उसमें जहां पर हमारा सौरमंडल है वहां पर हमारा तारा सूर्य यानी सूर्य एक सामान्य तारा है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य गैसें 2.5% में उपस्थित हैं। और नाभिकीय संलयन, ध्यान रखिएगा, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया इसमें निरंतर चलती रहती है, जिसके कारण इसमें ऊर्जा और ऊष्मा का उत्पन्न होती रहती है। ठीक, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के कारण इसमें ऊर्जा और ऊष्मा उत्पन्न होती रहती है, यानी प्रकाश उसमें उत्पन्न होता रहता है और इससे उत्सर्जित होता है, निकलता रहता है, अंतरिक्ष में विसरित होता रहता है, जिस कारण से ग्रह उपग्रह सब चमकते हैं। पृथ्वी या अन्य ग्रह ये सभी जो है सूर्य की ऊर्जा से ही प्रकाशित होते हैं और उसी से चमकते हैं। 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, इस पर गौर करिए कि सूर्य के केंद्र का जो तापमान है वो 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है, केंद्र का तापमान, और सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। और सूर्य का आकार इतना बड़ा है कि ऐसी 15 लाख पृथ्वियां सूर्य में समा सकती हैं, 15 लाख पृथ्वियां सूर्य में समा सकती हैं, यानी 15 लाख गुना बड़ा है पृथ्वी से सूर्य। इसको ऐसे भी समझ लीजिए कि एक फुटबॉल का स्टेडियम है तो वो सूर्य है और उसके अंदर एक फुटबॉल वो हमारी पृथ्वी है। हम पृथ्वी पर रहते हैं, इसीलिए सारे आंकड़े को जो है ना उसको सबको पृथ्वी के नजर से ही देखते हैं कि पृथ्वी से दूरी कितनी, पृथ्वी से क्या प्रभाव पड़ेगा, पृथ्वी के सापेक्ष क्या है, ये सभी हम लोग पृथ्वी के सापेक्ष ही देखते हैं। तो क्या है, पृथ्वी से 15 लाख गुना बड़ा है सूर्य, पृथ्वी से 15 लाख गुना बड़ा है सूर्य। बहुत ध्यान से सुनिए, ये जो फिगर या डायग्राम आप देख रहे हैं, हर एक लाइन इसमें एक सवाल है और पूछे गए प्रश्न हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी आ गए, ये सब पूछे गए प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही एक आंकड़े को एकदम सटीक ढंग से इसमें रखा गया है। ठीक है, अच्छा अब देखिए, हम लोग क्या सूर्य की बात कर रहे थे। ठीक, कि सूर्य क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम, इन गैसों के
नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से इसमें ऊर्जा और ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे सभी ग्रह और पिंड चमकते हैं, जो पृथ्वी से 15 लाख गुना बड़ा है। पृथ्वी से 15 लाख गुना बड़ा। पहले सूर्य की बात कर लेते हैं, फिर ग्रहों पर आते हैं। 15 लाख गुना बड़ा है। केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है और सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। देखिए, ये देखिए प्रभामंडल। प्रभामंडल सामान्य तौर पर जब हम सूर्य को देखते हैं, तो जो ऊपरी हिस्सा उसका दिखाई देता है उसको प्रभामंडल बोलता है। आप दिन में सूर्य को देखिए तो जो हिस्सा सूर्य का आपको दिखाई दे रहा है वो सूर्य का प्रभामंडल है। सूर्य का प्रभामंडल, जो भाग आंख से दिखाई दे वो सूर्य का प्रभामंडल है। लेकिन अगर पूर्ण सूर्य ग्रहण लगा हो, अर्थात सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो सूर्य पर ग्रहण लग जाता है। ग्रहण को समझना इतना आसान है कि हम पृथ्वी पर हैं। जो चीज हमें नहीं दिखाई देगी उसी पे ग्रहण लगेगा। हमें सूर्य नहीं दिख रहा है तो सूर्य पर ग्रहण लग गया, हमें चंद्रमा नहीं दिख रहा है तो चंद्रमा पर ग्रहण लग गया। ये स्थिति रहती है। तो जब सूर्य कब नहीं दिखाई देगा, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाएगा। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाएगा, तब लग जाएगा सूर्य पर ग्रहण। और जब पूर्ण सूर्य ग्रहण जब लग जाता है तो हमको दिखाई देता है एक छल्ला, सूर्य के चारों तरफ एक रिंग की तरह दिखाई देता है। वो जो रिंग होती है उस रिंग को कोरोना बोलते हैं। ठीक, अब ये नाम तो इतना प्रचलित हो गया है कि आदमी डर जाता है, लेकिन है सदियों से कोरोना, सूर्य। ठीक, उसमें है अब ये वाला सांस की समस्या, वो वाले आँख की समस्या ले लेता, हाई रेडिएशन, पता लगा आपने ताक दिया, उसके बाद आप किसी को ताक ही ना पाए, ऐसी संभावना है, वो भी कोरोना है, डेंजर। अच्छा, तो हमने दो चीज़ें देखी कि जो भाग आंख से दिखाई दे वो प्रभामंडल, और जो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जो रिंग से दिखाई देता है उसको कोरोना बोलते हैं, यानी सूर्य की सतह पर। अगला पॉइंट क्या लिखा है कि प्रभामंडल में परमाणु तूफान। अभी हमने बात की नाभिकीय संलयन की, तो नाभिकीय संलयन से एक परमाणु प्रक्रिया है, एक परमाणु प्रक्रिया जिसके माध्यम से क्या होता है कि परमाणु का तूफान उत्पन्न हो जाता है, और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये सब छितर-बितर हो जाते हैं। छितर-बितर होकर अंतरिक्ष में ये ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा चली जाती है। इसी को सौर ज्वाला बोलते हैं। जैसे यहाँ पर विस्फोट हुआ तो ये सूर्य की ऊर्जा ऐसे ऐसे निकलकर अंतरिक्ष में चली गई, इसे बोलते हैं सौर ज्वाला, सोलर फ्लेयर्स। ठीक, ये चीज देखिए आपने। ठीक, देखिए कितनी साधारण, कितनी सहज भाषा में आपके लिए ये चीजें लिखी गई। ठीक, टेंशन की कोनो बात नहीं, इतना आराम से आपके दिमाग में सब चीज बैठ जाई, मजा आ जाए आपके। चलो ये देखते हैं सौर ज्वाला कि प्रभामंडल पर परमाणु तूफान जो उठते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अंतरिक्ष में चले जाते हैं, इसे सोलर फ्लेयर्स बोलते हैं। जिस जगह से सौर ज्वाला उत्पन्न होती है वहां पर बाद में काले धब्बे बन जाते हैं, पड़ जाते हैं। यहां पर दिखाई देता है ऐसे ऐसे करके। ठीक, ये जो काले धब्बे कहलाते हैं ये सौर कलंक कहलाते हैं। यही काले धब्बे सौर कलंक कहलाते हैं। मतलब क्या, जहां से सौर ज्वाला निकली वहां काले धब्बे बन जाते हैं, और जहां काले धब्बे बन जाते हैं उसको सौर कलंक कहते हैं। कि सौर ज्वाला जहां से निकलती है काले धब्बे बन जाते हैं, सौर कलंक कहलाता है। एक चीज और देखिए कि सौर ज्वाला जब अंतरिक्ष में विचरण करने लगती है तो वो पृथ्वी तक भी पहुंच जाती है। जब वो पृथ्वी पहुंचती है तो उसके उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर से गुजरती है। ठीक, तो रंगीन प्रकाश उत्पन्न करती है, कलरफुल लाइट उत्पन्न करती है। आप लोगों ने वीडियो टीवी में देखा होगा, बस
एक ऐसे लहरदार करके रंगीन प्रकाश, सतरंगी प्रकाश टाइप का ध्रुवों पर बन जाता है। जो ये प्रकाश बन जाता है, इसी प्रकाश को अगर वो उत्तरी ध्रुव पर देखा जाए, अगर वो उत्तरी ध्रुव पर देखा जाए तो अरोरा बोरेलिस बोलते हैं, और वही प्रकाश अगर दक्षिणी ध्रुव पर चमकीला प्रकाश देखा जाए, रंगीन प्रकाश देखा जाए, तो अरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। सेम थिंग कि सूर्य से जो सौर ज्वाला उत्पन्न हुई, जब वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगी तो रंगीन प्रकाश उत्पन्न करेगी, और उत्तरी ध्रुव पर उसको अरोरा बोरियोलिस बोला जाएगा और दक्षिणी ध्रुव पर इसको अरोरा ऑस्ट्रेलिस बोला जाएगा। ये बात समझ गए? ठीक, आप लोग समझ ही गए होंगे क्या होगा। हमने फटाक से देख लिया, प्रभामंडल देखा, कोरोना देखा, सौर ज्वाला देखा, सौर कलंक देखा, और अरोरा ऑस्ट्रेलिस और अरोरा बोरियोलिस देखा। ये हमने बातें, महत्वपूर्ण जानकारी सूर्य के संबंध में देखी। मैंने आपसे भी कहा कि जब सूर्य था, सूर्य क्या है? एक तारा है, जैसे अन्य तारे वैसे सूर्य एक तारा है। लिख देता हूं, सूर्य ये तारा है, ठीक। और अनंत ब्रह्मांड में ऐसे लाखों करोड़ों तारे हैं, सूर्य से बड़े भी, सूर्य से छोटे भी, ठीक। यानी जो रात में आप तारे देखते हैं चमकते हुए, वो भी कहीं ना कहीं सूर्य की तरह ही धधकते हुए आग के गोले हैं, जिसमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चलती है और ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। इतने दूर होते हैं कि बस हमें टिम टिम ही दिखाई देते हैं, ठीक। तो क्या था, सूर्य से पास से कोई बड़ा पिंड बहुत तेज गति से निकला, जिस कारण से सूर्य से कुछ पदार्थ बाहर निकल गए और अंतरिक्ष में फैल गए, और कालांतर में धीरे धीरे ठंडे होने पर इन्होंने खुद को ग्रहों के रूप में परिवर्तित कर लिया। यानी जब ये आग के गोले के रूप में बाहर निकले और बाद में ठंडे होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गए, ठीक। 8 ग्रह हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। आप इनके आकार को देखिए, मैंने नंबर लिख रखा है, कौन कैसा है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह। अब ग्रह क्या होता है? सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंड को ग्रह बोलते हैं। ठीक। साथ में एक चीज और जोड़नी है, एक निश्चित पथ पर। सूर्य की परिक्रमा एक निश्चित पथ पर करने वाले पिंड को ग्रह बोला जाता है। और ये सभी ग्रह 8 ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं। ठीक, पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं। लेकिन दो ग्रह ये शुक्र और ये अरुण, ये पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि दिशा का क्या चक्कर है। दिशा को छोड़ दीजिए, आप ये सोचिए जैसे मंगल है, ये इधर को गति करेगा, ये इधर को जाएगा, पृथ्वी इधर को जाएगी, बुध इधर को जाएगा, बृहस्पति इधर को जाएगी, ऐसे करके घूम कर फिर आ जाएगी। लेकिन शुक्र ऐसे करके घूम कर आएगा, ना कि ऐसे जाएगा। शुक्र ऐसे जाएगा, और ऐसे ही अरुण भी घूमकर ऐसे आएगा। बाकी सभी ग्रह ऐसे घूमकर इधर को जाएंगे, लेकिन बाकी ये दो ग्रह, यदि आप ये समझिए ये दोनों उल्टा चलते हैं बाकी सभी ग्रहों की गति के हिसाब से। ये दोनों उल्टे चलते हैं। ठीक है, ठीक। आइए बात करते हैं बुध की। बुध क्या, हमने सौर के बारे में देखा, ये ग्रह कैसे निकल के आए ये देखा। ठीक, आइए बात करते हैं बुध की। बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह। बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। 88 दिनों में यह सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है। 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है। ठीक, और ये देखिए क्या लिखा है, 9 उपग्रह, यानी बुध का खुद का कोई उपग्रह नहीं। बुध का खुद का कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रह क्या होता है?
उपग्रह क्या होता है? जैसे ग्रह क्या है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाश स्वतंत्र आकाशीय पिंड को जो एक निश्चित पथ पर चलते हैं ग्रह कहलाते हैं। वैसे ही उपग्रह ग्रहों के चक्कर काटते हैं उनको उपग्रह बोलते हैं। ऐसे आकाशीय पिंड जो ग्रहों की परिक्रमा करे वो क्या कहलाते हैं? उपग्रह। ठीक, उपग्रह। वैसे ही क्या चंद्रमा है ना पृथ्वी, अब चंद्रमा क्या है? चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है। वैसे ही बुध का कोई उपग्रह नहीं है। ठीक, बुध का कोई उपग्रह नहीं है और ये हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। दूसरी बात करते हैं, शुक्र ये हमारे सौर मंडल का आकार में 6वें नंबर का ग्रह, आकार में 6वें नंबर का ग्रह है, जो 255 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूरा करता है, जो 255 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूरा करता है। और चंद्रमा के बाद शुक्र सबसे चमकीला पिंड है। चंद्रमा के बाद सूर्य सबसे चमकीला पिंड है। तो दो चीजें कि सूर्य तो सबसे चमकीला है ही, उसके बाद चंद्रमा सबसे ज्यादा चमकीला है, उसके बाद शुक्र, यानी सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र है। जिस कारण इसे पृथ्वी से भी सामान्य आंखों से देखा जा सकता है। और देखिए क्या लिखा है, दो बातें, सांझ का तारा और भोर का तारा। इसका मतलब है जब ये शाम को भी दिखाई देता है और भोर में सुबह भी दिखाई देता है। सांझ का तारा पृथ्वी से सांझ को भी दिखाई देता है और भोर को भी दिखाई देता है। अब सांझ को कब दिखाई देगा, कहां दिखाई देगा? सिंपल सी बात है, शाम को पश्चिम में दिखाई देगा। शाम को सूर्य किधर है? पश्चिम में, तो शाम को पश्चिम में दिखाई देता है। और भोर का तारा भोर में सुबह दिखाई देता है, पूर्व में। ये बात समझ गया कि सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, जो 255 दिनों में अब सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है, आकार में 6वें नंबर पर है और अपने चमकीलेपन के कारण ये सांझ का या भोर का तारा कहलाता है, क्योंकि ये पृथ्वी से सामान्य आंखों से सुबह और शाम को पूरब और पश्चिम में देखा जा सकता है। शुक्र जो है पृथ्वी के आकार से थोड़ा ही छोटा है और काफी सिमिलरिटी होने के कारण इन दोनों को बहनें कहा गया है। शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा गया है, सिस्टर, पृथ्वी की बहन कहा गया है। ये बात आप समझ गए। अब आते हैं पृथ्वी के बाद, पहले मंगल देखते हैं, पृथ्वी आखिरी में देखेंगे। मंगल लाल ग्रह, मंगल लाल ग्रह क्यों? क्योंकि इसकी सतह, इसको देखने पर ये लाल सा दिखाई देता है, इसीलिए इसे लाल ग्रह यानी रेड प्लैनेट भी कहा गया है। एक साल 321 दिन 17 मिनट में यह सूर्य की परिक्रमा पूरा कर लेता है। मंगल ग्रह लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि यह लाल दिखाई देता है। ठीक, दो उपग्रह हैं इसके। अभी हमने देखा ना, जैसे क्या था, बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं, मैंने एरो बना दिया, बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं। ठीक, मंगल के दो उपग्रह हैं, जैसे पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, वैसे मंगल के दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। और जो डिमोस है ये हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। जो डिमोस है ये हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। ये बात समझिए आप। ज्यादा आंकड़े नहीं, इतने से आपका काम चल जाएगा। और उसके बाहर से कोई प्रश्न आने की कोई संभावना नहीं है। डायमेंशन ही नहीं छोड़े मैंने इस डायग्राम के अंदर कि और कोई प्रश्न बनाए जा सके। हर एक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस पूरे सिस्टम को बनाया। तो क्या थे, फोबोस और डिमोस जो है मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, जिसमें डिमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। अब आप एक चीज देखिए, ये 4 ग्रह हैं, बीच में एक बेल्ट आई है। ये देखिए, बेल्ट सी लग रही, क्षुद्र ग्रह। अब ये क्या है कि मंगल और बृहस्पति के बीच कुछ किलोमीटर से लेकर सैकड़ों किलोमीटर चौड़े तक
बड़े बड़े आकाशीय पिंड एक बेल्ट के रूप में सूर्य के चारों तरफ फैले हुए हैं। क्या? मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह कुछ किलोमीटर से लेके सैकड़ों किलोमीटर बड़े आकार तक एक बेल्ट के रूप में सूर्य के चारों तरफ फैले हुए हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा गया। और कोई आंकड़ा नहीं इसका, बस इतना ही आपको इस बात में गौर करना है। किसके? मंगल और बृहस्पति के बीच। बृहस्पति की बात करते हैं। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। बृहस्पति इसकी खासियत कुछ 11 साल 9 माह में सूर्य की परिक्रमा पूरा करता है। 11 साल 9 माह में सूर्य की परिक्रमा पूरा करता है और इसके सर्वाधिक उपग्रह अब वर्तमान में लगभग 70 के आसपास ज्ञात उपग्रह हैं जो बृहस्पति के हैं। एक तरह से खुद का एक मिनी सोलर सिस्टम जो है बृहस्पति का डेवलप है। इतने ज्यादा 70 के आसपास उपग्रह, सूर्य के बुत्ते में नहीं दिख रहे। बृहस्पति के 70 से आसपास उपग्रह जो ज्ञात है, यानी सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं? बृहस्पति के। गैनीमीड उपग्रह अब वर्तमान में बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड, और इसका आकार इतना बड़ा है जितना बड़ा बुध ग्रह है। लगभग इतना बड़ा ये है जितना बड़ा बुध ग्रह है। इसके वायुमंडल में क्या? हीलियम, हाइड्रोजन, मीथेन और अमोनिया गैसें पाई जाती हैं। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैसें पाई जाती हैं, जिस कारण से इसमें तारा और ग्रह जैसे क्या तारा में, ये देखिए अभी हमने क्या देखा कि सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तारा जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम उपस्थित है और नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के कारण इसमें ऊष्मा और ऊर्जा उत्पन्न होती है। वैसे यहां देखिए हाइड्रोजन और हीलियम, मीथेन, अमोनिया जैसी गैसें उत्पन्न होने के कारण इसका खुद को जो है तारा और ग्रह दोनों के गुण धारण किए हुए हैं और स्वयं की रेडियो ऊर्जा यानी कि क्या है? बृहस्पति से भी नाभिकीय ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, खुद से जनरेट करता है। बहुत ही कम मात्रा में है, सूर्य जितना विशाल और व्यापक नहीं है। ठीक, ये बात आप समझ गए बृहस्पति के संबंध में कि सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट शनि देखिए सबसे बड़ा उपग्रह एक। इस बृहस्पति से जो छोटा है वो है शनि क्या? बृहस्पति से जस्ट छोटा, 2 नंबर लिखा हुआ है। शनि के चारों तरफ वलय पाए जाते हैं, छल्ले पाए जाते हैं जो छोटे छोटे आकाशीय पिंडों से बने हुए हैं और शनि के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो अपनी जगह पर ही अपने ही उस बेल्ट में ही घूमते रहते, उस वलय में ही घूमते रहते हैं। ठीक, और टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। ये बात आप समझ गए। अरुण और वरुण आकार में अरुण तीसरे नंबर पर आता है और वरुण चौथे नंबर पर आता है। इन दोनों के पास भी वलय पाए जाते हैं, इन दोनों ग्रहों के पास भी वलय पाए जाते हैं। मैंने अभी बताया ना, अरुण विपरीत गति करता है। बाकी ग्रह जैसे क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहे हैं, लेकिन अरुण क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है। 84 वर्षों में यह सूर्य की परिक्रमा पूरा करता है। वैसे ही वरुण 165 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा पूरा करता है। ठीक, आपने ऊपर से चीज देखी। पृथ्वी के संबंध में भी बात करेंगे, थोड़ा सा और जानकारी पर गौर करते हैं। ये ग्रह जो क्षुद्र ग्रह के अंदर है, ये क्षुद्र ग्रह है, पूरी बेल्ट है, उसके अंदर इन चारों ग्रहों को आंतरिक ग्रह इनर प्लैनेट या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहा जाता है। ठीक, इनर प्लैनेट या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहा जाता है या पार्थिव ग्रह। इन सभी शब्दों पर ध्यान रखिएगा, इन सभी शब्दों पर ध्यान है। कोई भी शब्द आपकी परीक्षा का भाग बन सकता है इसको लेकर कि जो भी ग्रह, 4 ग्रह कौन कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये शुद्ध ग्रह के अंदर में हैं, इनके आने आंतरिक ग्रह कहा गया है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहा गया है, जब पार्थिव ग्रह कहा गया है। और ये चारों ग्रह
ये चारों ग्रह भारी पदार्थों से बने हुए, इनकी सतह ठोस है, इनकी सतह ठोस है, ये भारी पदार्थों से बने हुए ग्रह। उसी प्रकार से ये चार ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इनको वाह्य ग्रह कहा गया है। वाह्य ग्रह, एक्सटर्नल प्लैनेट, और एक नाम है जोवियन ग्रह, एक्सटर्नल प्लैनेट, वाह्य ग्रह, एक्सटर्नल प्लैनेट, जोवियन ग्रह। और ये हल्के पदार्थों से बने, इसका अंतर एक देख लेते हैं। आखिर हल्के पदार्थों से बने होने और भारी पदार्थों से बने होने का क्या मतलब है। इसका खेल बनता है इस प्रकार से कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इनका जो वायुमंडल है वो इनकी अपेक्षा साफ है। धूल के जो कण हैं इनके वायुमंडल में बहुत ही सीमित मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे इनका वो जो वायुमंडल है वो पारदर्शी दिखाई देता है। परंतु इन चारों ग्रहों का जो वायुमंडल है अत्यधिक धूल, गैसें, इन सब का समावेशन ज्यादा है, तो ये हल्के प्रतीत होते हैं। ठीक, आकार में बड़े हैं लेकिन हल्के हैं। ठीक, ऐसा नहीं, घनत्व भी ज्यादा है। इसके बाद देखिए हमने क्या कहा, आकार में बड़े। ये चारों ग्रह क्या है, आकार में बड़े, 1 2 3 4 सीक्वेंस में आकार में बड़े। इन आकार में बड़े होने के कारण इनको ग्रेट प्लैनेट भी कहा गया। आकार में बड़े होने के कारण इनको ग्रेट प्लैनेट भी कहा गया है। ठीक, आपने चीज देखा, फिर से एक बात की, हमने ग्रह देखा, हमने उपग्रह देखा, क्षुद्र ग्रह देखा कि मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य के चारों तरफ बेल्ट के रूप में फैले हुए हैं। उल्का पिंड की बात करें, उल्का पिंड स्वतंत्र रूप से विचरण करते आकाशीय पिंड हैं, जिन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वायुमंडल से घर्षण करने लगते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में जब ये प्रवेश करते हैं तो वायुमंडल में घर्षण करने लगते हैं और ये जलने लगते हैं। तब ये पुच्छल तारा कहलाते हैं। वो आप लोग जानते होंगे कि टूटता तारा चलो कुछ मांग लेते हैं ना, उस टाइप का। तो यही है ये उल्का पिंड, जिसका कोई सिस्टम ही नहीं, किधर भी मुंह उठाए चले जा रहा है। और जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो घर्षण के कारण जलने लगता है और पुच्छल तारे के रूप में दिखाई देने लगता है। तो ये है उल्का पिंड, स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले पिंड हैं। तो ग्रहों में क्या है, इनका पथ फिक्स, उसी पथ में घूमेंगे। ये बात आप समझ गए। हमने देखा 7 ग्रहों को देखा। 8वें ग्रह की बात करते हैं, अपनी धरती। ठीक, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। आइए इसको देखिए, पृथ्वी 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट में, 365 दिन और 6 घंटे में यह सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है, लगभग। ठीक, और सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी ये ऐसी है, इसको देखिए यहाँ पे कि ये सूर्य है, ये पृथ्वी है। तो जब ये पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है तो परवलय आकार में लगाती है, परवलय। ठीक, ओवल समझ लीजिए, ओवल अंडाकार गति में करती, पूरी तरह से गोल गति नहीं करती, जिस कारण से सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो घटती बढ़ती रहती है। क्या, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी घटती बढ़ती रहती है, जिस कारण से सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी में अंतर हो जाता है। तो जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकटतम होती है तब उसकी दूरी 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर होती है। ये न्यूनतम दूरी है किसके, सूर्य और पृथ्वी के बीच की। जब पृथ्वी अपनी गति करके सूर्य के सबसे निकटतम में जाती है तो 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर मिनिमम दूरी होती है, और जब मैक्सिमम जाती है तो 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर की दूरी पर सूर्य से पृथ्वी होती है, और जिसका औसत माना गया है कि सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर
स्थित है। सूर्य के प्रकाश को इस 15 करोड़ किलोमीटर औसत दूरी की यात्रा करने में, सूर्य के प्रकाश को इस 15 करोड़ किलोमीटर की औसत दूरी की यात्रा करने में जो समय लगता है वो 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। 8 मिनट 16 सेकंड, यानी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंच जाता है। कैसे ज्ञात किया गया? हमने स्पीड निकाली, लाइट की स्पीड ज्ञात कर ली, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी से ज्ञात कर लिया कि इसकी जो औसत दूरी, इसकी दूरी और सूर्य प्रकाश को पृथ्वी पे पहुंचने में लगा समय। एक चीज और देखिए, लाइट ईयर। क्या? लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष क्या है? एक साल में सूर्य के प्रकाश या प्रकाश, एक साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। वो कितनी? प्रकाश की दूरी तो पता होगी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और एक प्रकाश वर्ष की जो दूरी हो गई वो 9.45 गुणे 10⁻13 किलोमीटर, 10⁻13 किलोमीटर। यानी जो प्रकाश है वो एक साल में 9.45 गुणे 10⁻13 किलोमीटर की यात्रा करता है। ध्यान रखिए, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। यानी हम अगर प्रकाश वर्ष से क्या नाप सकते हैं? दूर, डिस्टेंस नापते हैं। ठीक। पारसेक, एक पारसेक, पारसेक क्या है? एक पारसेक में 3.4 प्रकाश वर्ष होते हैं। एक पारसेक में 3.4 प्रकाश वर्ष होते हैं। और वर्तमान में जो ज्ञात है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक। ध्यान रखिएगा, प्रकाश वर्ष से प्रकाश का कोई संबंध नहीं है, प्रकाश वर्ष से दूरी का संबंध है और वह दूरी का मात्रक है। ठीक, आप समझ गए कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। और पृथ्वी पर 70% भाग जल है, ये तो आप बहुत सामान्य तरीके से जानते हैं, जिस कारण दूर से देखने पर यानी अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी जो है नीली दिखाई देती है। इसीलिए इसको नीला ग्रह भी बोला जाता है। आप जानते हैं पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, जो ज्ञात है। एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है और हरे पेड़ पौधे इन सब होने के कारण इसको ग्रीन प्लैनेट की भी संज्ञा दी गई, हरित ग्रह की भी संज्ञा दी गई है। ठीक, ये बात आप समझ गए पृथ्वी के संबंध में कि पृथ्वी सूर्य से औसत 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। 365 दिन 6 घंटे में यह परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा पूरी करती है। जो 6 घंटा है ना, ये जो 6 घंटा आप देख रहे हैं, 6 चौको 24 घंटे का एक दिन होता है। ये फरवरी का जो 29वां जो दिन आ जाता है ना, ये यही है। 6 को 4 चौथे बार, जब हर चौथे साल एक दिन को बना देता है ये 6 घंटा जुड़ के। ठीक, चलिए ये बात आप समझ गए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो थी इसमें ये थी। अब आके देखते हैं कि पृथ्वी का उपग्रह, हमने सबके उपग्रह देखे कि बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है और इसके सर्वाधिक उपग्रह चंद्र, और शनि का देखा टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह। अन्य ग्रहों के भी उपग्रह, लेकिन शुक्र और बुध का कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है, वो है चंद्रमा। पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है, वो है चंद्रमा। ठीक, चंद्रमा। पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। 3,84,000 किलोमीटर है। और चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 3 सेकंड लगता है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 3 सेकंड लगता है। एक चीज और देखिए, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जो 3,84,000 किलोमीटर की जो दूरी है, इस दूरी को सिस लूनार बोला जाता है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जो दूरी है इसको सिस लूनार बोला जाता है, और चंद्रमा को भी लूनार बोला जाता है। LOONAR, लूनार बोला जाता है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा, जो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। इसका कुछ जानकारी देख लेते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का जो चक्कर लगाता है वो 29 दिनों की संयुति मास में
पूरा करता है। संयुति मास का मतलब यह है कि थोड़ा आगे पीछे जो चीजें जोड़ जाती है, घट जाती है, इस वजह से संयुति मास शब्द का प्रयोग किया गया कि 29 दिनों में चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर पूरा करता है। और ये 28 डिग्री उत्तर और 28 डिग्री साउथ दक्षिण के बीच ही विचरण करता है। जैसे इसको कैसे बताऊं, ये विषुवत रेखा 0 डिग्री, ठीक, अक्षांश रेखा यहां कहीं पे आएगी 28 डिग्री, और ऐसे ही नीचे वाले में भी आएगी 28 डिग्री। तो ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो जो चंद्रमा है वो इसी के बीच में ही ऊपर नीचे होता रहेगा। तभी तो हमें जो चंद्रमा क्या दिखता है, जब हम चंद्रमा को देखते हैं तो हर दिन एक ही तरह का नहीं दिखता है, कभी इतना दिखता है, फिर कभी छोटा सा दिखता है, फिर कभी बड़ा, फिर कभी आधा, फिर थोड़ा सा और बड़ा, पता है। फिर पूर्णिमा के दिन पूरा दिखाई देता है, और आखिरी में क्या होता है, जब अमावस्या होती है तो उस दिन चंद्रमा दिखाई ही नहीं देता है। तो इसका यही कारण है कि 28 डिग्री के बीच ऊपर नीचे विचरण जब घूमता है तो उसके ऊपर नीचे विचरण भी करता रहता है। तो ये 28.5 डिग्री उत्तर और 28.5 डिग्री दक्षिण के बीच ही चंद्रमा विचरण करता है। पृथ्वी से केवल 54% भाग ही चंद्रमा का देखा जा सकता है, केवल चंद्रमा का 54% भाग ही देखा जा सकता है। दो महत्वपूर्ण बातें और है चंद्रमा के संबंध में, दो महत्वपूर्ण बातें और है संबंध में। सुपर मून क्या है? जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होगा उसको बोलेंगे सुपर मून। और सुपर मून क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये सामान्य जो चंद्रमा होता है उससे 14% बड़ा चंद्रमा दिखाई देता है और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। मैंने 2016 में इसको शायद देखा है, 2016 में देखा है, जमीन पे खड़े होकर 3 माले की छत पर रखा हुआ चंद्रमा ऐसा प्रतीत होता है। 3 माले की छत के ऊपर ऐसे रखा हुआ है, इतना बड़ा और चमकीला प्रतीत हुआ जो मैंने देखा। तो सुपर मून क्या है कि जब पृथ्वी के सबसे निकट होगा चंद्रमा तो सुपर मून कहलाएगा, और ऐसी स्थिति में 14% बड़ा दिखाई देता है और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है चंद्रमा। दूसरी बात है ब्लू मून। ये तो होगा सुपर मून, पृथ्वी के सबसे निकट। ब्लू मून जब एक महीने में एक पूर्णिमा और एक अमावस्या पड़ती है और महीना पूर्ण हो जाता है। लेकिन जिस महीने में 2 पूर्णिमा पड़ जाएं और जो दूसरी वाली पूर्णिमा होगी उसको ब्लू मून कहा जाएगा। जो दूसरी वाली पूर्णिमा होगी उसको ब्लू मून कहा जाएगा। यानी एक महीने में अगर 2 पूर्णिमा पड़े और दूसरी वाली जो पूर्णिमा होगी उसको ब्लू मून कहा जाएगा। ये बात समझ गए आप कि चंद्रमा के संबंध में सुपर मून, ब्लू मून 29 दिनों में संयुति में से पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर लेता है। 28 डिग्री उत्तर और 28 डिग्री दक्षिण के बीच का विचरण है और पृथ्वी से केवल 54% भाग इसका देखा जा सकता है। 3 सेकंड में चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाता है और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी को सिस लूनार कहा जाता है। अच्छा, ये सब चीजें हमने देखी कि सूर्य को देखा, सूर्य के संबंध में प्रथम मंडल देखा, कोरोना देखा, सोलर ज्वाला देखा, सौर कलंक देखा, और 2 बातें ये देखी जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में जो प्रकाश, रंगीन प्रकाश दिखाई देता है वो अरोरा बोरियोलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस, ठीक। और इस चीजों के बाद अन्य ग्रहों को भी बात हमने देखी। आकार के संबंध में नंबर सब पे दे रखा, पहला नंबर 1 सबसे बड़ा, उसके बाद ये बड़ा, उससे छोटा ये, उसके छोटा अरुण, उससे छोटा वरुण, फिर पृथ्वी, पृथ्वी से छोटा शुक्र, शुक्र से छोटा मंगल, और अंतिम रूप से बुध, अंतिम रूप से बुध सबसे छोटा ग्रह, ठीक। अब आते हैं 2-3 कंसेप्ट और देख लेते हैं। देखिए, बुध 28 दिन में परिक्रमा पूरी कर लेता है, और वरुण को 165 साल लगते। 165 साल पृथ्वी के रिस्पेक्ट में है कि पृथ्वी के रिस्पेक्ट में जो हम साल की गणना करते हैं उसी के अकॉर्डिंग माना ये आंकड़ा किया कि 165 साल लगते हैं किसको? वरुण को। सूर्य से जो जितने पास होगा उसकी गति उतनी ज्यादा होगी, उसकी गति उतनी ज्यादा होगी, और सूर्य से जो जितना दूर होगा उसकी गति उतनी कम होगी, ठीक। तो इसका मतलब कि इन 8 ग्रहों में सबसे तेज गति से घूमने वाला ग्रह है बुध, और सबसे धीमी गति से घूमने वाला ग्रह है वरुण।
ठीक, अब देखिए तीन बातें और गुरुत्वाकर्षण, जड़त्व और अपकेंद्रीय बल का सिद्धांत। ये तीन सिद्धांत ऐसे हैं जो पूरे सौरमंडल को आपस में बांध कर रखते हैं, पूरे सौरमंडल को आपस में बांध कर रखते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य का आकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य का आकर्षण बल है जो सभी ग्रहों और पिंडों को अपनी ओर निरंतर आकर्षित करता रहता है। यह है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कि सूर्य का जो आकर्षण बल है वो सभी ग्रहों और पिंडों को अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। अपकेंद्रीय बल का सिद्धांत क्या कहता है? अपकेंद्रीय बल का सिद्धांत क्या कहता है कि जब किसी वस्तु को घुमाया जाता है तो वो बाहर की ओर भागती, अंदर की ओर नहीं भागती, बाहर की ओर भागती। ठीक, बाहर की ओर भागती। तो पृथ्वी या अन्य ग्रह हो गए जब वो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं तो उनमें भी ये गुण पाया जाएगा कि वह अपने कक्ष से बाहर की ओर भागे, यानी इस कक्ष पे गति कर रहे हैं, सूर्य का आकर्षण बल इसको अपनी ओर खींच रहा है, और इनकी गति के कारण ये बाहर की ओर भागने की प्रवृत्ति धारण कर रहे हैं, अपकेंद्रीय बल बाहर की ओर भागने की प्रवृत्ति धारण कर रहे हैं। तो क्या होता है कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल यानी सूर्य का जो आकर्षण बल है वो, और इनकी गति के कारण जो बाहर भागने का बल है इसके बीच एक बैलेंस बन जाता है, एक संतुलन की स्थिति बनी रहती है, जिस कारण से सभी ग्रह हमेशा अपनी कक्षा में ही विचरण करते हैं, अपनी कक्षा के इधर उधर नहीं जाते। किस कारण? सूर्य के आकर्षण बल के कारण और अपने गति के कारण, जो कक्ष से बाहर भागने की जो बात है उसके कारण दोनों के बीच संतुलन स्थापित हो जाता है, और यह ग्रह या पिंड हमेशा अपनी ही कक्षा में विचरण करते रहते हैं। तीसरा, ये देखिए जड़त्व का सिद्धांत क्या कहता है? जब किसी पिंड पर एक बार बाह्य बल आरोपित कर दिया जाए, वह अपनी गति में या अपनी स्थिति में तब तक बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। इसका मतलब कि पृथ्वी जिस गति से एक बार चल दी वो तब तक निरंतर बनी रही, अनंत समय तक उसकी गति उतनी ही बनी रहेगी जब तक पृथ्वी पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। तो ये तीनों बल मिलाकर पूरे सौरमंडल को संतुलन की स्थिति में बना के रखते हैं। हर एक ग्रह, हर एक पिंड, हर एक कण इन्हीं आकर्षण बल, जड़त्व के सिद्धांत और अपकेंद्रीय बल के कारण अपनी कक्षा में अपने स्थान पर बने रहते हैं और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा सौरमंडल। ठीक, ये आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह, हल्के ग्रह, भारी ग्रह, ग्रेट प्लैनेट कहे जाते हैं। ठीक, और इसी के साथ हम इस क्लास को अब सभी महत्वपूर्ण जानकारी हो गई। प्रश्नों के संबंध में हम लोग देखेंगे हमारे टेलीग्राम प्रगति एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ पर क्विज भी इसके अलग से हम लोग आयोजित करते हैं, ताकि जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं वो ऐसी चीज़ों की क्विज को भी कर सके और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकें। ठीक, तो कैसा लगा आपको वीडियो, इस पे अपने कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।